क्या दिक्कतें आई। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध हुआ, टर्की वॉज डिफीटेड एंड द ओटोमन एम्पायर वॉज डिवाइडेड। ओटोमन एम्पायर, एम्पायर मतलब क्या, उसमें कई सारे अलग अलग राज्य, जैसे भी आप यूरोपियन नेशंस की बात करते हैं तो यूरोपियन नेशन मतलब सिर्फ एक अकेला देश नहीं, कई सारे कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, वो एक साथ आते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आप सुनते हैं तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मीन्स कई सारे स्टेट्स एक साथ आके आए हैं, तब जाके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना, यूएसए बना, ठीक है। एक अकेला वो स्टेट्स नहीं है, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसलिए मीन्स कई सारे स्टेट्स जुड़े। वैसे ही ओटोमन एम्पायर में कई सारे किंगडम्स थे जो कि जिनका सोलफुली रूल करने वाला जो एक किंग था वो अलग था, और बाकी अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजा थे, ठीक है। तो टर्की हार गया, ओटोमन एम्पायर को फिर विभाजित कर दिया गया, टर्की को कई हिस्सों में तोड़ दिया गया, ठीक है। द सुल्तान ऑफ द टर्की हु वॉज द खलीफ वॉज डिराइव ऑफ ऑल द अथॉरिटी। क्या है, जो सुल्तान था या फिर हम कहें किंगडम था, सॉरी किंगडम कहते हैं, किंग था एक तरह से, अगर आप इंग्लिश में समझना चाहें तो टर्की का जो किंग था उसे खालिफ कहते हैं, ठीक है। खालिफ क्या है, जो ये माना जाता है, आई थिंक सो सबसे सुपीरियर माना जाता है, अगर मुस्लिम में माना जाए तो सबसे सुपीरियर या पूजनीय एक तरह से, जैसे अगर हिंदी भाषा में समझे तो जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा आदरणीय पूजनीय है, उस तरह से वो भी हमारे लिए खलीफ होता था, कहाँ का, टर्की का, क्योंकि वो एक ऐसे राज्य का रूलर है जहाँ पर मतलब जो अल्लाह हैं उनके वहाँ पे क्या कहते हैं, कई सारे जगहों पर रहे हैं, उन्हें वहाँ प्रीचिंग्स दी थी, आई थिंक सो उनने अपने बुक लिखी थी, सब कुछ वहीं पे किया था, तो वो उनके लिए होली प्लेस है, ठीक है, उनके लिए पूजनीय जगह है। और वहाँ का जो रूलर है तो और पूजनीय है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, उनकी सेवा करने का मौका पा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे आपके पिताश्री को आप बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपके पिताश्री कोई अगर हेल्प करेगा, कोई सेवा करेगा, तो उसकी भी आप रिस्पेक्ट करोगे, उसे मानने लगोगे, उसकी रिस्पेक्ट करोगे ना। क्यों करोगे? क्योंकि वो जिनको आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो उनकी हेल्प उनने की, वो तो और रेस्पेक्टफुल हो गए, उस तरह से ये था। ठीक, एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मैं एग्जैक्टली उसके बारे में ज़्यादा खास जानता नहीं, इसलिए मैं एग्जाम्पल थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करें, द खलीफ वॉज लुक्ड अपॉन बाय द लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम एज देयर रिलीजियस हेड। तो धार्मिक गुरु के नाम, अगर हिंदी भाषा में धार्मिक गुरु या धार्मिक मुखिया के नाम पे लोग जानते थे खलीफ को, कहाँ सारे मुसलमान जानते थे। दे फेल्ट दैट एनी वीकिंग ऑफ द खलीफ पोजीशन वुड एडवर्सली अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द मुस्लिम। तो इसका ये मतलब था कि अगर भाई खलीफ जो हमारे रूलर हैं, जिनको हम धार्मिक गुरु मानते हैं, अगर उनके साथ डिसरिस्पेक्ट हो रही तो एक मुसलमान के साथ डिसरिस्पेक्ट हो रही, ठीक है, वो मुस्लिम के साथ डिसरिस्पेक्ट हो रही, उनकी पोजीशन को डाउन किया जा रहा है, उनको डोमिनेट किया जा रहा है, मुस्लिम्स के साथ ही बुरा किया जा रहा है। तो इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश फाउट अगेंस्ट द टर्की। तो पहले विश्व युद्ध में अंग्रेज जो थे, जो कि यहाँ पे वादा बड़े बड़े डींगे मार रहे थे कि नहीं नहीं हम मुसलमानों को ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम अलग स्टेट बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो उनके जो धर्म गुरु हैं उनके खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है। फिर द मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया स्टार्टेड पावरफुल एजिटेशन नोन एज खिलाफत मूवमेंट। और इसी कारण से भारत में जितने भी मुसलमान थे, जितने भी मुस्लिम लोग थे, वो सब विरोध करना शुरू कर दिया अंग्रेज सरकार का, और उस मूवमेंट को कहा गया खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। सिकंदर मिश्रा वीडियो ऑन करिए, ठीक है, उसको खिलाफत मूवमेंट कहा गया, अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स। और उसको लीड कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, मौलाना आज़ाद, हाकिम अजमल खान और हसरत मोहानी, ठीक है, ये लोग जो थे वो प्रमुख लीडर्स थे, ठीक है। मेन लीडर्स अगर हम बोले शौकत अली और मोहम्मद अली के, वही सबसे पहले लीड करने का काम कर रहे थे। द खिलाफत टेस्ट फॉर्म द 3 पॉइंट प्रोग्राम। खिलाफत इसने 3 बिंदुओं पे बात की जिन पे वो चाहते थे कि चेंजेस हो। पहला क्या था? द ऑटोमन खलीफ शुड रिटेन हिज एम्पायर। जो ऑटोमन खलीफ को हराया गया है, उनको अपने पावर के अंडर लिया गया है, उसको हटा करके उनको फिर से पावरफुल बनाया जाए। किसको? उस खलीफ को, ठीक है, फिर से उनको पावर दे दी जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हुआ? द खलीफ मस्ट बी लेफ्ट विद द सफिशिएंट टेरिटरी टू एनेबल हिम टू डिफेंड द इस्लामिक फेथ। और उनके पास इतना एरिया दिया जाए कि वो जो इस्लामिक फेथ, जहाँ पे विश्वास है, जहाँ पर उनके मस्जिदें हैं, जहाँ पर जो चीज़ें बनी हुई हैं रिलेटेड टू मुस्लिम कम्युनिटी या फिर रिलीजन,
उन सभी को वो प्रोटेक्ट कर सकें और उनको आगे भी बनाए रख सकें। क्यों? क्योंकि अमूमन क्या होता था, जब कोई एक नया रिलीजन आता था ना तो उसमें कट्टरवाद होते थे, तो वो दूसरे रिलीजन की चीज़ों को तोड़ के अपने आप को बहुत पावरफुल समझते थे, ठीक है। तो वो चाहते थे कि दूसरा पॉइंट था कि भाई जितने भी मस्जिद हैं, जितने भी एरिया है जहाँ पे वो पूजनीय एरिया है, जहाँ पे वो पूजा करते हैं, जिनकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो सब जो है उनके अंडर में दिया जाए, जिससे उसको प्रोटेक्ट कर सके, जिससे उसमें किस तरह का नुकसान न किया जा सके। फिर अब बात करते हैं हाकिम अजमल खान, नहीं सॉरी नेक्स्ट, द थर्ड इज द अरब लैंड्स, अरेबिया, सीरिया, इराक, पैलेस्टीन मस्ट रिमेन अंडर द मुस्लिम रूल। अब जो अरब की ज़मीन है, जैसे जिसमें कौन कौन आता है, अरेबिया आता है, सीरिया भी आता है, इराक आता है और पैलेस्टीन आता है, उसको मुस्लिम रूलर के अंडर ही रहने दिया जाए, वहाँ पे मुस्लिम राज ही रहे, वहाँ पे ब्रिटिश कंट्रोल ना ले, ठीक है। फिर खिलाफत डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टूबर 17, 1919 ऑन ऑल इंडिया स्केल। पूरे देश व्यापी ये मुहिम शुरू हो गई है खिलाफत डे की। जैसे आज का कल काला दिवस मनाया जाता है, ब्लैक डे मनाया जाता है, वैसे खिलाफत दिवस मनाया गया पूरे देश भर में अक्टूबर 17, 1919 को। गांधी जी सॉ इन द खिलाफत मूवमेंट एज एन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइटिंग हिंदू एंड मुस्लिम। और इसमें एक मौका दिखा गांधी जी को कि इसमें अगर हिंदू मदद करेंगे मुस्लिम्स की, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में जो दूरियां बनाई गई हैं, दूरियां आ गई हैं, उनको दूर किया जा सकता है और उनके बीच में यूनिटी आ जाएगी, एकता आ जाएगी। इसका ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में किसने लिया? ये लिया आपके गांधी जी ने, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, फिर क्या किया उन्होंने। हाँ, ही सेड दैट द कांग्रेस प्ली for Hindu-Muslim unity would be an empty phrase if the Hindu hold aloof from the Muslim when their vital interests are at stake। गांधी जी का कहना था कि जो कांग्रेस चिल्ला रही है हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, एकदम खाली है, कुछ नहीं रहेगा अगर मुसलमान की जो रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनके जो रिलीजियस गुरु हैं, उनकी पोजीशन दांव पर लगी है और वहाँ पर जाकर के हिंदू उनकी मदद नहीं करेंगे, तो यूनिटी सिर्फ कागजों पे रहेगी, बातों में रहेगी, एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड कोई भी यूनिटी देखने को नहीं मिलेगी। एक तरह से वो एक अप्रोच दिखा रहे थे कि इस तरह की खिलाफत मूवमेंट में हिंदूज को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। हमको दोनों के इंटरेस्ट देखने पड़ेंगे, सिर्फ अपना फ़ायदा देखने कर हम नहीं यूनिटी ला सकते। ये एक तरह का उनका उद्देश्य था वो बात कहने का। महात्मा गांधी वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 1919 ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस करके ग्रुप बना, उसके प्रेसिडेंट बने महात्मा गांधी। ही एडवाइज द खिलाफत कमेटी टू अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट। उनने क्या कहते हैं, सलाह दी कि क्या कहते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पार्टिसिपेट किया जाए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया जाए, किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ, पूरे देश के लेवल पे, ठीक है। बाई अगस्त 31, 1920 अगस्त 31, 1920 को द खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया। खिलाफत जो एक समूह बना था उनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। पीपल रिज़ाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज, जो लोग नौकरियां कर रहे थे, जिनको नौकरियां मिल चुकी थी, उनने अपनी नौकरियां छोड़ना शुरू कर दिया, रिज़ाइन करना शुरू किया। स्टॉप सेलिंग द फॉरेन गुड्स वेयर पिक्ड, जो दुकानें थी जो कि विदेशी सामान बेच रही थी वहाँ वो लूट ली गई, ठीक है, उनको वहाँ से सामान लूट लिया गया। स्टूडेंट बायकॉटेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जो है स्कूल कॉलेज जाना स्कूल बंद कर दिए बच्चे, ठीक है। अभी तो आप सोचोगे यार यार एक तो बड़ा अच्छा था, हम लोग वापस कहते हैं हम खिलाफत मूवमेंट में घर बैठ के आराम से सोचते हैं, है ना, ऐसा नहीं। चलिए देखिए, स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिए, एंड हड़ताल डेमोस्ट्रेशन वेयर हर जगह काम रोक दिया गया, चीज़ें सब ठप पड़ गई और धरने प्रदर्शन होना शुरू हो गए। बाई एंड ऑफ 1920 1920 खत्म होते होते द खिलाफत मूवमेंट एंड द कांग्रेस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मर्ज इनटू नेशन वाइड मूवमेंट। जो मुस्लिम लीग का था खिलाफत मूवमेंट और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दोनों एक साथ आ गए और पूरे देश स्तर पर एक मुहिम चलने लगा किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। इन 1921 में द खिलाफत कमेटी अपील टू ऑल द मुस्लिम नॉट टू ज्वाइन द पुलिस एंड आर्म फोर्सेस एंड नॉट टू पे टैक्सेस। खिलाफत कमेटी एक बनी जो 1921 में अपील करती सभी मुसलमानों से कि आप ना पुलिस में नौकरी करें, ना सेना में नौकरी करें और ना आप किसी प्रकार का टैक्स गवर्नमेंट को दें। दिस enraged द गवर्नमेंट। द अली ब्रदर्स वेयर अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ सेडिशन। क्या है कि इससे क्या हुआ, सरकार
सदके में आ गई कि हाँ भाई अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारी फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम तैयारी कर रहे हैं, कोल्ड वॉर चल रहा है, फिर उसके बाद कोल्ड के बाद जब वार्म होगा तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा, तो इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा, हमें हेल्प नहीं मिलेगी, हमें सोल्जर्स चाहिए, ठीक है। फिर इसी वजह से अली ब्रदर्स जो थे, जो मेन लीड कर रहे थे, उनको जेल में डाल दिया गया, ये कहते हुए कि हाँ ये कहीं ना कहीं भीड़ को उकसाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को भीड़ के खिलाफ तैयार करने का काम कर रहे हैं, ऐसा हुआ। हाँ जी, हेलो, हेलो। नेक्स्ट इज राउलेट एक्ट। On receiving a report from the Sedition Committee headed by the Justice Rowlett, 2 bills were introduced in the Central Legislature in February 1919. The purpose of the bill to scrub the growing upsurge in the country. फिर एक कमेटी बनी, सेडिशन कमेटी जिसका नाम था, उसको जस्टिस रॉलेट वो कर रहे थे, हेड कर रहे थे। उस कमेटी का काम ये था, ये पता करना कि ये जो अपसर्ज हो रहा है, जो गुस्सा आ रहा है लोगों के अंदर, ठीक है, जो लोग उठ खड़े हो रहे हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं, लूट मार हो रही है, चीज़ों को नष्ट किया जा रहा है, विदेशी सामान का इस्तेमाल करने के लिए बंद करने के लिए एक रिक्वेस्ट की जा रही है, ये सब क्यों हो रहा है, इसको कैसे सप्रेस किया जा सकता है। So in spite of the opposition from the Indians, Rowlett Act was passed in the March 1919. This act authorized the government to imprison any person without trial and convict him in a court. सरकार तो ये कह रही थी इसको हम इसलिए पास कर रहे हैं जो लोगों के बीच में आक्रोश, उसको कैसे कम किया जा सके, खत्म किया जा सके, उसको लेकर के काम किया जाए, ठीक है। लेकिन लोगों का क्या कहना था? लोगों का कहना था कि ये एक तानाशाही सरकार है, ये एक ऐसी सरकार है जो कि एक ऐसा नियम लाना चाहती है कि जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को कभी भी बिना किसी रीज़न के, बिना कोई कोर्ट में केस चले हुए उसे जेल में भेजा जा सके, उससे परेशान किया जा सके, जिससे वो आगे चल के किसी तरह के मूवमेंट में पार्टिसिपेट ना करें, ये लोगों का मानना था। द रॉलेट एक्ट इम्प्लाइड, रॉलेट एक्ट में क्या क्या चीज़ें थी? अरेस्ट ऑफ अ पर्सन विदाउट वारंट। देखो था भी वैसे ही, इसमें पहला पॉइंट ही था कि किसी भी व्यक्ति को आप अरेस्ट कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं बिना किसी वारंट। वारंट में क्या होता है? बाकायदे आपको नोटिफाई करना पड़ता है क्या प्रॉब्लम्स थी, किस वजह से आप अरेस्ट कर रहे हैं, उसके पहले आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, जो वारंट कहलाता है। क्लियर? अब बिना वारंट के तो भाई आप कुछ भी कोई भी बात पे आप जाके जेल में डाल सकते हैं। दूसरा, इन कैमरा ट्रायल। ट्रायल क्या है? इन कैमरा ट्रायल क्या है कि कैमरा ट्रायल मीन्स कि जो ट्रायल होगा वो कमरे के अंदर होगा, या फिर उसमें सबकी होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जो कुछ भी वो कर रहे हैं कोर्ट के अंदर वो किसी को पता ना चले। इन कैमरा ट्रायल मीन्स जो पब्लिक गैदरिंग होती है, लोग जाते हैं, प्रेस जाता है, उनको जानकारी पहुंचती है, वो सब की ज़रूरत नहीं है। अब वो चाहे तो क्या कहते हैं एक ही साथ अलग ही जगह पर ट्रायल ले सकते हैं। उससे क्या होएगा कि अगर कोई गलत फैसला लिया जाएगा तो वो बात फैलेगी नहीं वहाँ, ठीक है। तो चीज़ों को सप्रेस करने के लिए। द थर्ड इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। किसी को भी एक जगह से दूसरे जगह जाने पे भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। सस्पेंशन ऑफ द राइट ऑफ हेबियस कॉर्पस। जो राइट्स दिए गए थे, अधिकार दिए गए थे, हेबियस कॉर्पस करके जो राइट दिए गए थे, जो अधिकारों के लिए कांग्रेस ने मुहिम चलाई थी, कुछ अधिकार मिले भी थे, वो सारे सस्पेंड कर दिए जाएंगे। द एक्ट केम लाइक अ सडन ब्लो टू द इंडियन हु वर एक्सपेक्टिंग द सेल्फ गवर्नेंस। लोगों को एक जैसे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आता है ना, वैसे ही एक हवा की तरह ये एक्ट आया, जो कि लोग सोच रहे थे कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगा, उनको एक ये एक्ट मिल गया, एक नया कानून मिल गया, ठीक है। गांधी जी अपील टू द वायसराय विदहोल्ड हिज consent to such measure. However, his appeal was ignored. He started सत्याग्रह as challenge to the government. क्या है कि उन वायसराय से उन्हें अपील करना शुरू कर दिया कि हाँ इसको रोक दिया जाए, उनकी परमिशन से इसको रोक दिया जाए, ठीक है। कॉन्सेंट मीन्स परमिशन, ठीक है, इसको रोक दिया जाए, इसको अपनाया ना जाए। लेकिन गांधी जी की बात को नहीं सुना गया, इग्नोर कर दिया गया और गांधी जी उस पर सत्याग्रह करने लगे। अभी देखना एक ऐसा चीज़ होगा जिसकी वजह से गांधी जी भी हताहत हो जाएंगे और वो भी कहेंगे हमको अब कोई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं करना। वो डर गए थे क्योंकि उनने लोगों की, बच्चों की शहादत देखेंगे, लोग ऐसे ही गोलियों से गूंज दिए जाएंगे। देखिए जलियांवाला बाग ट्रेजिडी, यही ट्रेजिडी है। उसके बाद गांधी जी का देखना आपको चेंज हो जाएगा वॉइस,
वो कहेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करने से भी डर जाएंगे, क्योंकि उनने बड़े बूढ़े बच्चों हर एक व्यक्ति औरतों सबको गोलियां खाते देखे। देखिए, a large but peaceful crowd had gathered at the Jallianwala Bagh in Amritsar on April 13, 1919। अप्रैल 13, 1919 को एक बड़ा भीड़ ऐसी थोड़ी नहीं थी, बहुत बड़ी भीड़ थी और इकट्ठा हुई जलियांवाला बाग में अमृतसर में अप्रैल 13, 1919 को टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ द लीडर। जो उनके लीडर जिनकी क्या कहते हैं, जिनको अरेस्ट किया गया है, उनके खिलाफ क्या किया जाए, प्रोटेस्ट किया जाए, विरोध किया जाए। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, ये करके जो लीडर्स थे उनको छुड़वाया जाए। जलियांवाला बाग हैड ओनली वन एग्जिस्ट। जलियांवाला बाग की एक खासियत थी कि सिर्फ एक ही तरफ से आप निकल सकते हैं। इट्स अदर 3 साइड्स वेयर एनक्लोज्ड बाय द बिल्डिंग। और जो बाकी की 3 तरफ थे उस तरफ बिल्डिंग्स बनी थी, दीवार भी नहीं थी कि आप दीवार टाँप के भाग सकते हो, दीवार कूद करके आप निकल सकते हो, ऐसा भी ऑप्शन नहीं, ठीक है, बिल्डिंग्स थी। फिर जनरल डायर, द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर, सराउंडेड द बाग गार्डन विद हिज सोल्जर्स। जनरल डायर ने क्या ऑर्डर दिया, सोल्जर्स के साथ सभी तरफ से उस गार्डन को घेर दिया। आफ्टर क्लोजिंग द एग्जिट विथ हिज ट्रूप्स एंड ही ऑर्डर टू शूट एट द क्राउड। जब उनने क्या कहते हैं अपने ट्रूप के साथ सबको घेर लिया, उसके बाद दरवाजे एग्जिट बंद कर दिए, उसके बाद उनने उनको ट्रूप्स को, ग्रुप को अलाउ किया, ऑर्डर कर दिया कि गोलियां चला दो भीड़ के ऊपर। द ट्रूप्स kept on firing till their ammunition was exhausted। तब तक गोलियां, उनकी आवाज़ सुनी गई, तब तक गोलियां चलती नहीं, जब तक उनके पास बंदूकों में गोलियां खत्म नहीं हो गई, तब तक लगातार गोलियां चल रही। About 1000 innocent demonstrators were killed and many more wounded। 1000 लोग, ये उनके रिकॉर्ड के अनुसार। आप वहाँ जाओगे, अगर आप कभी जलियांवाला बाग अमृतसर गए होगे तो आप देखोगे बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं, कुआं लिखा, वो वहाँ पे दफनवा दिया गया, बहुत सारे लोग मिले ही नहीं, लाशें तक नहीं मिली, ठीक है। तो इसमें जो है आपको हज़ारों लोग की संख्या में लोग मारे गए, बेकसूर लोग मारे गए और बहुत सारे लोग जख्मी भी। द कॉन्शियस ऑफ द नेशन वॉज सेकेंड एट द मासेस ऑफ इनोसेंट पीपल। इतने बेकसूर लोगों की मौत को देख करके पूरा देश हिल चुका था। आफ्टर द massacre नरसंहार, द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड अ half-hearted attempt at the constitution reform। इतने बड़े नरसंहार के बाद लोग वो भी जान चुके थे, लोग हिल चुके हैं। और एक बात जान लो, जब लोग डरते हैं ना तो कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। आदमी देखते नहीं, जब डर जाता तो पगला सा जाता है, और जब पगला जाता तो कुछ भी करने का उस पर आ जाता है, मारेगा, पीटेगा, क्या क्या नहीं करेगा, चुप, ठीक है। बंटी का साबुन फ्लो से फिर वेरी फास्ट हो जाता है, ठीक है। वो साबुन से फिर डेटॉल नहीं, फिर वो हाई 5 बन जाता है, 5x की स्पीड में भागता है। चलिए, तो उनने क्या किया, दिखाने की कोशिश की कि हम संविधान में कुछ बदलाव लाए, बट इट इज़ ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट इट हैड नो इंटेंशन फॉर parting with the political power or sharing its with the nation। The British government also refused to annul the Rowlatt Act, make amendment with the aristocracies in Punjab। क्या है कि ये भी पता चल गया कि वो गवर्नमेंट कुछ चेंज नहीं कर रही, लोगों को भी पता था। हम वो रॉलेट एक्ट को वापस लेने से कैंसिल कर दिया, मना कर दिया, और कुछ चेंजेस किए। कुछ चेंजेस में हम बताएं क्या कर रहे हैं चेंजेस, वहाँ के प्रशासनिक लेवल पे जो ट्रूप्स थे उनको हटा दिए, ठीक है। वो इसलिए नहीं हटा दिए कि उनको क्या कहते हैं दिखाना था, इसलिए भी हटाए कि उनको पता था कि अगर अगली बार कोई प्रोटेस्ट किया या मंगल पांडे जैसा कोई निकला या कोई भी सूरवीर अपना दम दिखाया तो सारे ट्रूप एक ही दिन में निकल जाएंगे, ठीक है, 9 to 11 हो जाएंगे। तो इसलिए एक तरह से वो थोड़ा चेंजेस किए दिखाने के लिए, बस ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन कॉपरेशन, ठीक है। जो अत्याचार कर रहे थे वहाँ पर पंजाब में, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया। ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्या क्या कारण थे, क्या क्या चीज़ें थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। एट अ स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड एट कोलकाता इन September 1920, a special resolution was adopted accepting non cooperation movement as the only option left open for the people of India।
सितंबर 1920 को कांग्रेस की मीटिंग हुई और वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास हुआ। वो पता चला कि बताया गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा तरीका है जो लोगों के पास बचा और कोई हथियार है नहीं जिससे हम फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर सकें। द रेगुलर सेशन ऑफ द कांग्रेस एट नागपुर इन दिसंबर 1920 रेटिफाइड दिस रेजोल्यूशन। क्या है जो रेगुलर सेशन होता है उनका दिसंबर में नागपुर में हुआ 1920 में, उसने क्या किया, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सोल्यूशन की पुष्टि कर दी। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट साउट टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या क्या चीज़ों को बताता है कि किस क्या क्या चीज़ें हमको मिल सकता है अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फॉलो अप करते हैं। टू अटेन द सेल्फ गवर्नमेंट विद ब्रिटिश एम्पायर इफ़ पॉसिबल, आउटसाइड इफ़ नेसेसरी। क्या है कि अगर सेल्फ गवर्नमेंट मिल सके अंग्रेजी सरकार के अंदर मिल सके तो ठीक है, नहीं तो अंग्रेजों के बिना हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए ही चाहिए। एनुअलमेंट ऑफ द रॉलेट एक्ट एंड remedying द पंजाब रॉन्ग मीन्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड एक्सप्रेस इट रिग्रेट एंड हैपनिंग इन पंजाब पर्टिकुलरली इन अमृतसर। पहली चीज़ तो ये नियम जो है रॉलेट एक्ट उसको ख़त्म किया जाए। उसके बाद जो अंग्रेज सरकार है वो माफ़ी मांगे, जो कुछ भी पंजाब में हुआ है, अमृतसर में हुआ, उसके लिए बाकायदे माफ़ी मांगे और अपनी गलती स्वीकार करे। जो कुछ भी अमृतसर में खासकर जलियांवाला बाग में या पंजाब में हुआ है उसकी माफ़ी मांगे। रेमेडिंग द खिलाफत रॉन्ग्स, द ब्रिटिश शुड अडॉप्ट अ लीनेंट एटीट्यूड टूवर्ड टर्की एंड रिस्टोर द ओल्ड स्टेटस ऑफ द सुल्तान अकबर। ठीक है, अंग्रेज जो है पंजाब में जो कुछ हुआ उसके लिए माफ़ी मांगे और साथ ही साथ जो कुछ भी उनने क्या कहते हैं कड़ा तरीका अपनाया है, जो खलीफ को हराया है, वहाँ की पावर छीनने का काम किया है, उन सबको ख़त्म करें और फिर से पावर किसको दे दें, फिर से पावर किसके पास पहुँच जाए, खलीफ के पास पहुँचे, उसको रूल करने का मौका दिया जाए, वही रूल करे, मौका नहीं वही रूल करे। क्लियर? तो मैं Is that clear? हेलो। प्रोग्राम्स, क्या क्या चीज़ें की गई। द मूवमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। अब इसमें क्या क्या प्रोग्राम किए गए, ठीक है, वो प्रोग्राम शादी ब्याह मुंडन वाली बात नहीं की जा रही है, ओके, ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम की बात की जा रही है किस तरह से प्रोटेस्ट किया गया। रॉलेट प्रोग्राम, बाइकआउट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस एंड कोर्ट्स। सबसे पहला बाइकआउट प्रोग्राम में क्या क्या किया गया कि गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज कोर्ट इन सब में किसी में जाना नहीं, सबको बाइकआउट कर दो, त्याग दो। फिर बाइकआउट द फॉरेन गुड्स, विदेशी सामान का इस्तेमाल करना त्याग दो, उसको बिना इस्तेमाल करो। बाइकआउट ऑफ द इलेक्शन टू बी हेल्ड फॉर द काउंसिल एंड सजेस्ट बाय द रिफॉर्म्स इन 1990। रिफॉर्म्स के बाद, परिवर्तन के बावजूद भी जो इलेक्शंस होने वाले हैं उन पे हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उन इलेक्शंस में पार्ट नहीं लेंगे, हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे, उसको भी बाइकआउट करेंगे। रेजिग्नेशन फ्रॉम द नॉमिनेटेड सीट इन द लोकल बॉडीज़, जो लोकल बॉडीज़ अलग अलग संगठन अलग अलग लेवल पे बने हैं, वहाँ अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं, उसमें भी अगर कोई सीट मिली हुई है, अगर नॉमिनेट भी किया गया है, वो भी रिज़ाइन कर देना, उसमें भी ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। फिर सरेंडर ऑफ द टाइटल एंड ओनर ऑफ द ऑफिस, जो कुछ भी टाइटल्स अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा मिले गए हैं, जो भी ऑफिसर्स दिए गए हैं, सब कुछ त्याग देना है, छोड़ देना है। रिफ्यूज़ल टू अटेंड द गवर्नमेंट फंक्शन, और किसी प्रकार के गवर्नमेंट फंक्शन में अगर बुलावा आए तभी भी नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें देखो इसलिए किया गया था भाई, आम लोग क्या है, आम लोग फॉरेन गुड्स नहीं खरीदते, देश के गुड्स खरीदने के लिए उनको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ज़्यादा पैसा लगेगा। लेकिन अगर उसी तरफ वो देखते हैं कि दूसरे लोग इलेक्शंस लड़ रहे हैं, ऑफिस होल्ड करके रखे हैं, तो उनके अंदर कहाँ से पावर आएगी कि हाँ हम प्रोटेस्ट करें या हम हर एक चीज़ छोड़ दें, क्योंकि उनके अंदर ये होगा कि नहीं होगा, ये बात आएगी ना। जैसे मोदी जी हैं, कहेंगे कि हाँ चाइना का प्रोडक्ट यूज़ करना ख़त्म कर दो, कैंसिल कर दो, खुद वो रियलमी और ओप्पो का फ़ोन लेके घूमेंगे, तो आपके अंदर गुस्सा आएगा ना कि हम कैसे यूज़ करें, हम इंडियन प्रोडक्ट कैसे यूज़ करें। अपना खुद तो यूज़ कर रहे हैं, खुद तो ऑक्सीजन सिलेंडर मांगे अपना ऑक्सीजन खींच रहे हैं, और हमको कहते हैं रामदेव बाबा की बात सुनो, खींच ऑक्सीजन खींच, कितनी ऑक्सीजन है हवा में, खींच। यार इसी से बेवकूफ़ लोग हैं, कहें दो ऑक्सीजन सिलेंडर भगवान ने दिए हैं तो हैं लंग्स को गए, दो ऑक्सीजन सिलेंडर भगवान ने दिए हैं, खींच सके तो खींच, जितनी ऑक्सीजन खींचना हो खींच। अरे यार मतलब हद है, चलो छोड़ो। नेक्स्ट बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट।
कि अपने देश का सामान इस्तेमाल करें, बायकॉट किया, आप देश का सामान इस्तेमाल करते हैं। पॉपुलराइजिंग द स्वदेशी एंड खादी, खादी को रिवाइव किया जाए। खादी क्या, कपड़ा उद्योग, खादी उद्योग आप चाहो तो कचहरी के पास जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा खादी उद्योग, यहाँ से कपड़ा बुन के बनाया जाता है, ठीक है। तो उसको रिवाइव किया जाए, क्योंकि वहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और क्या होगा, उसका जब लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो है वो जो सेल्स गिर गया है वो भी बढ़ जाएगा, तो हमारे देश को फ़ायदा होगा, हमारे देश के लोगों को फ़ायदा होगा। हैंड स्पिनिंग और हैंड वीविंग, इन सब का, क्योंकि मशीनरीज का इस्तेमाल तो हमने करना शुरू कर दिया था उससे, लेकिन क्या हो रहा था, उससे लेबर का वर्क कम हो रहा था, वर्कलोड कम हो रहा था, और वर्कलोड कम होने से बहुत से लोग क्या है जॉबलेस हो रहे थे, अनएम्प्लॉयड हो रहे थे, ठीक है। आप समझ सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का कारण ये भी है मशीन्स का आ जाना, क्योंकि जब मशीन्स नहीं थी तो हम लोग काम करते थे, ठीक, हाथों से काम करते थे। अब ये सोचो जितना कपड़ा आज मशीनों द्वारा 12 घंटे में बन जाता है, उतना कपड़ा हमें बनाने के लिए हो सकता था कि 1000, 1500, 2000 लेबर लगाना पड़ता था, तो 2000 लेबर को उनको सैलरी देनी पड़ती थी, मशीन्स को कौन सी सैलरी देनी। हमारा फ़ायदा तो हो गया, लेकिन जिन लोगों को लेबर वर्क मिलता था, काम मिलता था, उनका काम छूट गया, ठीक है। इसलिए ये भी रिवाइव करना, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट दूर आएगा, लोगों का पैसा ही नहीं रहेगा, तो फिर चाहे जितना आप बाइकआउट करो, बाइकआउट कैसे कर सकते हैं, नौकरी थोड़ी बाइकआउट करें, क्योंकि उनके खाने के पैसे नहीं, तो रोजगार का भी रास्ता निकालना पड़ेगा ना, तो इसलिए इसको कहा गया रिवाइव करने को। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल, देशव्यापी कई सारे स्कूल बनाए जाएँ, कॉलेजेस बनाए जाएँ, प्राइवेट एब्रिटेशन कोर्ट्स नोन एज पंचायत ऑल ओवर द इंडिया, प्राइवेट कोर्ट बनाए जाए, पंचायत अभी जो है पंचायती राज सिस्टम तो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया, पहले पंचायती राज सिस्टम पहले ही था, बहुत पहले कोई भी मुद्दा होता था तो लोग भाग के नहीं जाते थे, बादशाह अकबर की कोर्ट में हुजूर करके, या पृथ्वीराज चौहान के या इनके कोर्ट पे रोज पहुँचने वहाँ नहीं पहुँचते, कुछ मैटर्स हैं वो अपने घर पे भी वहाँ पे भी सुलटा लिए जाते, ठीक है। तो उनको देखने के लिए अलग अलग कोर्ट्स बनाए गए। डेवलपमेंट ऑफ यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया, ऐसी बातों को नेगलेक्ट करने कहा गया जिनसे उनकी एकता खतरे में आ सके या उनमें किसी तरह की दरार आ सके। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड मेजर ऑफ हर्जन वेलफेयर, जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स थे जिनके साथ अनटचेबिलिटी का बिहेव किया जाता था, उसको खत्म किया गया और अबॉलिश किया गया। उसको इसीलिए क्योंकि भाई सीधी सी बात, हमको यूनाइट होना है, और उसमें हम अनटचेबिलिटी और इस तरह की प्रथाओं को मानते रहेंगे तो हो सकेगा हम और ज़्यादा दूर जाएंगे, उससे पास कभी नहीं है, ठीक है। हाँ, इम्पेसिपेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, क्या है कि जो महिलाओं को ये बांध के रखा गया कि हाँ आप पढ़ नहीं लिख नहीं सकते, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उन सब बंधनों से मुक्ति मिलना चाहिए। जो किस तरह के जो कुप्रथाएँ जैसे सती प्रथा है, विडो रीमैरेज नहीं कर सकते, इन सबसे उनको मुक्त किया जाए, ठीक है। एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन, क्या क्या चीज़ें हुई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय, ठीक है, इसी को पढ़ लेते हैं खासकर जल्दी। द नेशनल एंथुजियाज्म response that the call of Gandhi ji, the people were ready to participate non-cooperation with the government in every field। जो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, गांधी जी की कॉल पर सब लोग तैयार थे, हर एक फील्ड में गवर्नमेंट के साथ नॉन कॉपरेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लॉयर सच एज देश बहादुर, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद एंड मेनी अदर्स गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिस। कई सारे लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस बंद कर दी जिसमें नाम दिया हुआ है, ठीक है। मोतीलाल नेहरू उसमें भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, ठीक है। उन्हें प्रैक्टिसेस करना बंद कर दिया, कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस करते थे, खत्म कर दिया। स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल एंड कॉलेज, लोग बच्चे स्कूल में जाना बंद कर दिए, जो अंग्रेजों के द्वारा ओपन किए गए स्कूल थे, कॉलेज थे, वहाँ पढ़ना बंद कर दिए। द कांग्रेस बायकॉटेड द इलेक्शन एंड लेजिस्लेटिव बाय पुटिंग अप कैंडिडेट्स फॉर द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ द काउंसिल। अपने पहले इलेक्शन जो होने वाला था, काउंसिल इलेक्शन होना था, उसमें अपने कैंडिडेट्स को नहीं खड़ा किया, कांग्रेस ने खूब बाइकआउट किया। फिर चरखा वॉज मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पीपल फॉर स्पिनिंग क्लॉथ, गांधी जी हिमसेल्फ स्टार्टेड स्पिनिंग। खूब सारे चरखा बनाए गए, लोग कपड़े स्पिन करने लगे, खुद गांधी जी भी चरखे का इस्तेमाल करके कपड़े बुनते थे और कहीं ना कहीं स्वदेशी को बढ़ावा देते थे। फिर द जामिया मिली इस्लामिया, जो ये आज जामिया मिली इस्लामिया है, जिसका आप अभी कुछ दिनों पहले जिक्र सुने थे, इसमें कुछ सारा बवाल हुआ था, ये बहुत पहले की कॉलेज, ठीक है। कुछ लोग के ख़राब हो जाने से कोई कॉलेज ख़राब नहीं होता। वॉज इस्टेब्लिश एज नेशनल यूनिवर्सिटी, एक नेशनल यूनिवर्सिटी जामिया मिली इस्लामिया करके दिल्ली में उसको इस्टेब्लिश किया गया, बनाया गया। द बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजराती विद्यापीठ, ये भी करके जो है ये नेशनल यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग राज्यों में बनाए गए,
लोगों को, बच्चों को पढ़ने के लिए, क्योंकि उनका ये इंटेंशन नहीं था कि बच्चे पढ़ें ना, उनका इंटेंशन ये था कि हमें गवर्नमेंट को बाइकआउट करना है। क्लियर। फिर वेर इस्टेब्लिश विद टीचर लाइक आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर जाकिर हुसैन, लाला लाजपत राय, इस तरह के जो टीचर्स थे या प्रोफेसर्स थे में पढ़ाना शुरू किए और बच्चे उनमें ज्वाइन करके पढ़ने लगे। और कहीं ना कहीं एक तरह से अंग्रेजों के जो कॉलेजेस थे, स्कूल थे, उनको बाइकआउट करने लगे। भाई उससे भी अंग्रेजों को फ़ायदा हो रहा था। भाई स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, फीस जमा करते थे, फीस भी तो क्या कहते हैं, वो फीस किसके जेब में जाती थी? गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट पास ही जाती थी ना, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली। रविन्द्रनाथ टैगोर एंड मेनी अदर डिस्टिंग्विश्ड सिटीजन ऑफ इंडियन रेनाउंस देयर टाइटल्स एंड अवार्ड्स। ठीक है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर कैसे पढ़ा? रविन्द्रनाथ ठाकुर उनका नाम, वो बोल नहीं पाते, कोलकाता का कलकत्ता, ठीक है, चेन्नई का कुछ और कर दिए थे, मुंबई को बॉम्बे कर दिए थे, ठीक है, मुंबई, ठीक है, बॉम्बे, ऐसे करके। क्योंकि ऐसे आप इंग्लिश भाषा में कई सारे ऐसे शब्द हैं, मैं खुद भी अटक जाते हैं, ठीक है, वो हम उसको बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें आदत नहीं रहती है। वैसे वो भी अंग्रेज़ थे तो वो भी यहाँ आते थे, कुछ ना कुछ भाषा हमारी हिंदी भाषा में भी अटकेंगे ना, सब थोड़ी उनको आ जाएगी, ऐसा कैसे? ठीक है, तो वो अलग अलग नाम लेते। मेनी अदर डिस्टिंग्विश्ड सिटीजन्स ऑफ इंडियन रिनाउंस देयर टाइटल्स अवार्ड्स। गांधी जी रिटर्न द मेडल्स एंड अवार्ड ऑफ दिस वर्क इन साउथ अफ्रीका। रविन्द्रनाथ टैगोर उसमें आपको भाई किताबें पढ़े हो, 10वीं में भी पढ़ाएंगे भी, हम आपको पोएम्स पढ़ाएंगे, लिटरेचर पढ़ाएंगे, देखोगे आप सब पढ़ाया जाएगा। उसमें सब में आपने पढ़ा है ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कितनी सारी पोएम, कितनी सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, उनको उसके लिए कितने सारे अवार्ड्स मिले थे, वो सारे अवार्ड्स उनने वापस कर दिए। इवन दो जो गांधी जी थे जिनको मेडल मिले थे, कई सारे मेडल मिले थे, जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला साउथ अफ्रीका में, जिस तरह से उनको फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद भी उनको कंपार्टमेंट से या उस बोगी से निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, उसके बाद अफ्रीकन लोगों को, अफ्रीकन और साथ ही साथ इंडियन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था, उसमें कई सारे चेंजेस लाए गए, डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया गया। उसके लिए जो मेडल्स मिले थे उसको गांधी जी ने भी वापस कर दिया था, इन टू कॉपरेट विथ कांग्रेस एंड टू नॉन कॉपरेट विथ ब्रिटिश। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, मतलब जो कांग्रेस की मुहिम थी उनके साथ जुड़ने के लिए, और नॉन कॉपरेट किनके साथ करने के लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेंगे इनकम्प्लीट सा लगेगा नरेंद्र मोदी का विरोध गांधी जी करने भी आए, क्योंकि गांधी जी बहुत याद करते हैं ना, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तो गांधी आ गए, ऐसा नहीं। चलिए ठीक है। पीपल कंट्रीब्यूट जेन्युइनली टू फाइनेंस एंड द मूवमेंट। क्या है, लोग अपने मन से फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे थे, लोग सोना चांदी जो उनके पास था वो दे रहे थे, लोहा हुआ जो वो था वो दे रहे थे, एक योगदान दे रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक तरह से वो भी एक योगदान था। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट भी कोई दे रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं योगदान दे रहा है ना, जिससे लोगों जिससे बल मिल सके, जिसको इस प्रोटेस्ट को इसको और बढ़ाया जा सके। शॉप सेलिंग द फॉरेन गुड्स एंड लिक्वर वेयर, जो दुकानें विदेशी सामान शराब बेचती थी, उन सब दुकानों को लूट लिया गया। फॉरेन क्लॉथ वेयर बर्न इन द मार्केट, विदेशी कपड़े सारे बीच बाजार में जला दिए गए। इन मालाबार the Mopals rebelled against the authority. The rebellions assumed a communal character when they killed many Hindus. This unfortunate incident gave a severe blow to the Hindu-Muslim unity. क्या हुआ? मालाबार में मोपल ने अपोज किया, अथॉरिटी के खिलाफ गए, ठीक है, लेकिन उसमें दिस रिबिलियन अज्यूम्ड अ कम्युनल, वहाँ पे एक कम्युनल बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हिंदू मारे गए, और ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, या एक तरह से जो दंगे फसाद हुए बहुत बुरा माना गया, जिसके कारण से हिंदू मुस्लिम एकता को फिर एक बार आँच आई। द प्रिंस ऑफ वेल्स केम टू इंडिया इन 1921। प्रिंस ऑफ वेल्स जो है इंडिया में 1921 में आए। द पीपल बाइकॉटेड हिज विजिट एट मुंबई, लोग उसका पुरजोर विरोध करने लगे, उनका जो आना था उसका विरोध करने लगे मुंबई में। ऑब्जर्व द हड़ताल, वहाँ पे हड़ताल करने लगे। अरेंज द मीटिंग ऑन द बीच, बीचेस पे लोग इकट्ठा होने लगे, मीटिंग्स करने लगे, उनको दिखाने के लिए, क्योंकि उस समय तो वो फ्लाइट से तो नहीं आए थे कि वो अमेरिका से कौन सा फ्लाइट है वो आया जिससे राष्ट्रपति आते हैं, उससे आए, नाम नहीं पता, चलिए ठीक, वो आए तो
वहाँ एयरपोर्ट जाना पड़े, तो बीचेस पे ही जाओगे ना, जब किनारे समुद्र के किनारे जाओगे या पोर्ट्स पे जाओगे, वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होने लगी, मीटिंग्स करने लगे। द मोस्ट टर्न अनरूली एंड राइट्स फॉलोड, जो कुछ नियम कायदे कानून और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था वो सब कुछ भंग हो गया, क्योंकि अब भीड़ को कंट्रोल करना बहुत, क्योंकि एक भी अगर उसमें व्यक्ति खराब है, उसने थोड़ा सा भी छेड़खानी की, कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे एक भी व्यक्ति पूरी भीड़ को बर्बाद कर सकता है। तो भीड़ जो नियम कायदे कानून से चल रही थी वो बिगड़ गया और दंगे फसाद शुरू हो गए। द पुलिस ओपन फायर, फिर वहाँ पे पुलिस ने खुले सांड की तरह गोलियां बरसा दी। फिर दिस टर्मोइल ऑफ 3 days किल 59 पीपल, ये जो परंपरा जो चल रही थी, ये पीरियड चल रहा था लगातार 3 दिन तक, और उसमें लगभग 59 लोग मारे गए ऑन रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश। मैं कह रहा हूँ इनमें चेंजेस हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं दिखाना चाहिए कि हमारे रूलिंग में, अगर आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक साधारण सा उदाहरण है, आप अगर रूलिंग में होते, आपकी गवर्नमेंट होती, तो क्या आप कहोगे कि हाँ हमने 1000 लोगों 10,000 लोगों को मार दिया है, ठीक है, हमने नरसंहार किया है? कोई नहीं मानेगा, ठीक है। आज की तारीख है 27 तारीख, 28 है, 28 है। इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आप लोग समय से जुड़ जाया करिए। जो लोग भाई लेट करेंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समय से आप लोग आएँ। हम बोल रहे हैं एक भी लोग अगर ज्वाइन करते हैं, कल से यही रहेगा, उसी वक्त स्टार्ट कर देंगे। 9 बजे से पहले नहीं स्टार्ट करेंगे, ये भी मैं श्योर कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।